हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एम के क्लासेस। आज के इस क्लास में हम लोग एनसीईआरटी क्लास 8 का लेसन 4 जिसका नाम है दहन और ज्वाला। इस क्लास को हम लोग इसके पहले भी कवर किए हुए हैं। आज इसका बचा हुआ पार्ट हम लोग कवर करेंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने माचिस की कहानी के बारे में पढ़ा था। दाह पदार्थ क्या होता है, किस प्रकार से ऑक्सीजन के साथ सहयोग करके आग पकड़ती है, इसके बारे में पढ़ा था। आज की इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं कि हम आग पर नियंत्रण कैसे पाते हैं। आग पर नियंत्रण पाने के तरीके क्या हैं, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इसके बाद यहाँ पर एक लाल कलर का बोतल दिखाई दे रहा है, इसको हम लोग अग्निशामक बोलते हैं। इसमें क्या रहता है ऐसा जिससे ये आग पर नियंत्रण पा लेता है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम लोग दहन के प्रकार, इसको हम लोग समझेंगे। उसके बाद हम लोग ज्वाला के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर मिट्टी का तेल का जो पहले हम लोग इंस्ट्रूमेंट जलाते थे, लालटेन जिसको बोल सकते हैं, लैंप बोल सकते हैं। यहाँ पर गैस है, मोमबत्ती है, इन सब के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इसके बाद इसमें कुछ क्रियाकलाप आते हैं, इन क्रियाकलापों को हम डिस्कस करेंगे। और ईंधन के दहन से हानिकारक उत्पाद क्या क्या उत्पन्न होते हैं, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसके साथ ही हमारा ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो आइए हम लोग डिस्कस करते हैं, आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। यदि आप नए स्टूडेंट हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर एनसीईआरटी कंटेंट को पढ़ाया जाता है। आप लोग अपनी तैयारी से बहुत अच्छे से कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर एक पॉइंट दिया गया कि ज्वलनशील पदार्थ कहलाता है। तो कौन ज्वलनशील पदार्थ कहलाते हैं? तो जिन पदार्थों का ज्वलन ताप बहुत कम होता है और जो ज्वाला के साथ संलग्न पूर्वक आग पकड़ लेते हैं, ज्वलनशील पदार्थ कहलाते हैं। ज्वलनशील पदार्थों के उदाहरण हैं पेट्रोल, अल्कोहल, द्रवित पेट्रोलियम यानी एलपीजी आदि। कहने का मतलब ये होता है कि ज्वलनशील पदार्थ वे होते हैं जो ज्वाला के साथ सरलतापूर्वक आग पकड़ लेते हैं, वे ज्वलनशील पदार्थ कहलाते हैं। इसके उदाहरण हैं पेट्रोल, अल्कोहल, द्रवित पेट्रोलियम गैस यानी एलपीजी एट्सेट्रा। आगे हम लोग पढ़ते हैं कि हम आग पर नियंत्रण कैसे पाते हैं। तो आपने घरों, दुकानों और कारखानों में आग लगते देखा या सुना होगा। यदि आपने इस प्रकार की कोई दुर्घटना देखी है तो उसका संक्षिप्त विवरण अपनी नोटबुक में लिखिए। यह अनुभव अपने क्लास के सभी साथियों के साथ भी बांटिए। आपको मालूम है, अपने क्षेत्र की अग्नि सेवा के टेलीफोन नंबर का पता लगाइए। यदि आपके पड़ोसी के घर में आग लग जाए तो सबसे पहले अग्निशामक सेवा को सूचित करिए। इम्पोर्टेंट पॉइंट यह है कि यह ज़रूरी है कि हम सभी को अग्निशामक सेवा के टेलीफोन नंबरों की जानकारी होनी चाहिए। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि आप जिस भी ज़िले से हैं, क्या उस शहर या नगर में फायर ब्रिगेड स्टेशन है? तो होंगे तो जरूर। जब फायर ब्रिगेड आती है तो वह क्या करती है? वह आग पर जल डालती है। आपने देखा होगा। तो होता क्या कि जल ज्वलनशील पदार्थों को ठंडा करता है, जिससे इनका ताप उनके ज्वलन ताप से कम हो जाता है। ऐसा करने से आग का फैलना रुक जाता है। जलवाष्प ज्वलनशील पदार्थ को घेर लेता है
जिससे वायु की आपूर्ति बंद हो जाती है और आग बुझ जाती है। मतलब कहने का है कि जब घरों में आग लगी हुई होती है तो उन पर जल डाला जाता है। जल का कार्य क्या होता है कि जब आग के ऊपर जल डाला जाता है तो तुरंत वह भाप में परिवर्तित हो जाता है और एकाएक जो है आग के टेम्परेचर को भी कम करने लगता है। धीरे धीरे क्या होता है, लगातार जल डालते रहने से जो उसका टेम्परेचर है यानी आग का जो टेम्परेचर है वो कम होने लगता है। इसके साथ ही जो भाप बनकर तैयार होती है वो ऑक्सीजन के साथ उसका संपर्क रोक देता है और वो जो जलवाष्प है यानी भाप है वो ज्वलनशील पदार्थ को घेर लेता है और ऑक्सीजन के साथ जब उसकी आपूर्ति बंद हो जाती है तब आग स्वतः बुझ जाती है। ठीक, आपने देखा होगा कि आग उत्पन्न करने के लिए 3 आवश्यकताएं होती हैं। क्या आप इन आवश्यकताओं की सूची बना सकते हैं? तो वे आवश्यकताएं हैं, ईंधन हो गया, वायु यानी ऑक्सीजन की आपूर्ति और ऊष्मा यानी ईंधन का ताप उसके ज्वलन ताप से अधिक करने हेतु। इनमें से एक या अधिक आवश्यकताओं को हटाकर आग को नियंत्रित किया जा सकता है। आग बुझाने वाले का कार्य वायु का प्रवाह काटना या ईंधन का ताप कम करना या दोनों होते हैं। ध्यान दीजिए कि अधिकांश स्थितियों में ईंधन को हटाया नहीं जा सकता। उदाहरण के लिए यदि किसी भवन में आग लग जाती है तो संपूर्ण भवन ही ईंधन होता है। नेक्स्ट, जल सबसे अधिक प्रचलित अग्निशामक है, परंतु जल तभी कार्य कर सक पाता है जब लकड़ी और कागज जैसे वस्तुओं में आग लगी हो। यदि विद्युत उपकरणों में आग लगी हो तो जल विद्युत का चालन कर सकता है और आग बुझाने वालों को हानि पहुंचा सकता है। तेल और पेट्रोल में लगी आग बुझाने हेतु भी जल का उपयोग उचित नहीं होता है। क्या आपको याद है कि जल तेल से भारी होता है, अतः यह तेल के नीचे चला जाता है और तेल ऊपर जलता रहता है। विद्युत उपकरण और पेट्रोल जैसे ज्वलनशील पदार्थों में लगी आग के लिए कार्बन डाइऑक्साइड CO2 सबसे अच्छा अग्निशामक है। ऑक्सीजन से भारी होने के कारण CO2 आग को कंबल की तरह लपेट लेती है और ईंधन और ऑक्सीजन के बीच संपर्क टूट जाता है, अतः आग पर नियंत्रण हो जाता है। CO2 का अतिरिक्त लाभ यह है कि सामान्यतः यह विद्युत उपकरणों को कोई हानि नहीं पहुंचाती। हमें कार्बन डाइऑक्साइड की आपूर्ति कहाँ से मिलती है? उच्च दाब पर यह द्रव के रूप में सिलेंडरों में भरी जा सकती है। LPG किस रूप में सिलेंडर में रखी जाती है। सिलेंडर के छोड़े जाने पर CO2 बहुत अधिक फैलती है और ठंडी हो जाती है, अतः यह न केवल आग को चारों ओर से घेर लेती है बल्कि ईंधन के ताप को भी नीचे ले आती है, इसलिए यह अति उच्च अग्निशामक है। CO2 प्राप्त करने का एक दूसरा तरीका सोडियम कार्बोनेट यानी बेकिंग सोडा या पोटेशियम बाइकार्बोनेट जैसे रसायन के पाउडर की भारी मात्रा में छिड़काव आग के निकट इन पदार्थों से बहुत सी कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है जो आग बुझा देती है। इस पूरी कहानी का सार ये समझते हैं कि जब आग किसी भवन में, घर में या अन्य स्थानों पर लगी होती है तो जल से उस पर नियंत्रण पाया जा सकता है, परंतु जब आग इलेक्ट्रिसिटी से लगा हुआ हो, पेट्रोल या डीजल से लगा हुआ हो, तब जल से आग को बुझाना पर्याप्त नहीं हो पाएगा, क्योंकि जल जो है
पेट्रोल अथवा डीजल से भारी होता है वो नीचे बैठ जाएगा और पेट्रोल डीजल ऊपर तैरते हुए जलता रहेगा। और इलेक्ट्रिसिटी से लगी हुई आग को यदि जल से बुझाया जाए तो करंट लगने का डर है और जो विद्युत उपकरण उसको नुकसान पहुंचा सकता है। तो इस प्रकार से लगी हुई आग को जो है शांत करने के लिए हम लोग CO2 गैस यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस का इस्तेमाल करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड गैस को उसके ऊपर प्रवाहित करने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होती है वो आग को कंबल की तरह लपेट लेगी और जिससे उसका यानी कि उस ईंधन का ऑक्सीजन से संपर्क टूट जाएगा और आग जो है आग पर नियंत्रण जल्दी पा लिया जाएगा। CO2 गैस का एक फ़ायदा और यह भी है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होती है वो आग के टेम्परेचर को भी कम कर देती है। और आगे हम लोग देखते हैं दहन के प्रकार। नेक्स्ट देखते हैं दहन के प्रकार। एक जलती हुई माचिस की तीली अथवा गैस लाइटर को रसोई में गैस स्टोव के निकट लाइए। गैस स्टोव की घुंडी यानी नाव घुमाकर गैस चालू कर दीजिए। आप क्या देखते हैं? हम पाते हैं कि गैस तेजी से जलने लगती है तथा ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करती है। इस प्रकार का दहन तीव्र दहन कहलाता है। हम पाते हैं कि गैस तेजी से जलने लगती है गैस सिलेंडर का नाव घुमाने पर और उसके पास गैस लाइटर अथवा माचिस की तीली को जलाकर रखने से आग पकड़ लेती है और तेजी से जलने लगती है। इसे तीव्र दहन कहा जाता है। फास्फोरस जैसे कुछ पदार्थ हैं जो कमरे के ताप पर वायु में जल उठते हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ऐसा कौन सा पदार्थ है जो कमरे के ताप पर वायु में जल उठते हैं? तो वह पदार्थ है फास्फोरस। इस प्रकार का दहन जिसमें पदार्थ बिना किसी प्रत्यक्ष कारण के अचानक लपटों के साथ जल उठता है उसे स्वतः जल दहन कहा जाता है। फिर से समझते हैं कि ऐसा दहन जिसमें पदार्थ बिना किसी प्रत्यक्ष कारण के अचानक लपटों के साथ जल उठता है स्वतः दहन कहलाता है। आगे, कोयले की खानों में कोयले की धूल के स्वतः दहन से कई बार खतरनाक अग्निकांड हो चुके हैं। जंगल के स्वतः अग्निकांड कभी अधिक गर्मी के कारण होते हैं, कभी आकाश से बिजली गिरने से होते हैं, परंतु जंगल में आग अधिकतर मनुष्य की लापरवाही से लगती है। जंगल में यदि आप पिकनिक अथवा शिविर में जाते हैं तो कैंपफायर का आयोजन करते हैं तो स्थान छोड़ने से पूर्व आग को पूर्णतः बुझाना अवश्य याद रखिए। आगे, हम त्योहारों पर अक्सर आतिशबाजी करते हैं। जब पटाखे को जलाते हैं तो एक आकस्मिक अभिक्रिया होने से ऊष्मा, प्रकाश और ध्वनि पैदा होती है। कहने का मतलब, आतिशबाजी करते समय जब वे पटाखे अभिक्रिया करते हैं तो उससे ऊष्मा, प्रकाश और ध्वनि पैदा होती है। अभिक्रिया में बनी गैस बड़ी मात्रा में निकलती है। इस प्रकार की अभिक्रिया विस्फोट कहलाती है। पटाखे पर दाब डालने पर भी विस्फोट हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, ज्वाला। LPG ज्वाला का परीक्षण करिए। क्या आप ज्वाला का रंग बता सकते हैं? नीला होता है। कैसा होता है? नीला होता है। ये देख लीजिए, मोमबत्ती के बाहरी सिरे पर भी नीला है। इसमें सब में नीला ही होता है। यहाँ पर कुछ क्रियाकलाप दिए गए हैं। आइए पढ़ते हैं, ईंधन क्या है।
याद करिए कि घरेलू और औद्योगिक उपयोगों से संबंधित ऊष्मा ऊर्जा के प्रमुख स्रोत लकड़ी, काष्ठ, पेट्रोल, मिट्टी का तेल आदि हैं। ये पदार्थ ईंधन कहलाते हैं। लकड़ी हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, एलपीजी हो गया, सभी क्या हैं? ईंधन हो गए। अच्छा ईंधन वह है जो सहज रूप से उपलब्ध हो जाता है और वायु में सामान्य दर पर सुगमतापूर्वक जलता है। ठीक। आदर्श ईंधन क्या होता है? जिसमें एक आदर्श ईंधन माना जा सके तो आसानी से मिल जाए, सुगमता से जल जाए, अत्यधिक मात्रा में प्रदूषण उत्पन्न न करें। नेक्स्ट देखते हैं। इसके पहले हम लोग देखते हैं ईंधन के प्रकार। ईंधन ठोस भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है, ईंधन द्रव भी हो सकता है। ईंधन दक्षता। किसी ईंधन के 1 किलोग्राम के पूर्ण दहन से प्राप्त ऊष्मा ऊर्जा की मात्रा उसका ऊष्मीय मान कहलाता है। यानी 1 किलोग्राम ईंधन के जलने से जितनी ऊष्मा हमें प्राप्त होती है उसे उसका ऊष्मीय मान कहा जाता है। इसका मात्रा किलोजूल प्रति किलोग्राम होता है। इसका मात्रा किलोजूल प्रति किलोग्राम होता है। यहाँ पर सारणी दी गई है विभिन्न ईंधनों की ऊष्मीय मान। जैसे गोबर के उपले हो गया, लकड़ी हो गया, कोयला, पेट्रोल, मिट्टी का तेल, डीजल, मीथेन, सीएनजी, एलपीजी, जैव गैस, हाइड्रोजन। तो सबसे ज़्यादा जो प्राप्त होता है वो होता है एलपीजी वगैरह में, मिट्टी के तेल में। सबसे ज़्यादा तो हाइड्रोजन में ही होता है। ये देख लीजिए 1,50,000 उसमें मान उसका। तो ये ईंधन के दहन से हानिकारक उत्पाद भी सामने आते हैं। ठीक ना। तो ईंधन का बढ़ता हुआ उपयोग पर्यावरण पर हानिकारक प्रभाव डालता है। लकड़ी, कोयले और पेट्रोल जैसे कार्बन ईंधन बिना जले कार्बन कण छोड़ते हैं। ये धूल कण खतरनाक प्रदूषक होते हैं जो दमा जैसे श्वास रोग उत्पन्न करते हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट दिया है। सर्दियों में लकड़ी का उपयोग घरेलू तथा औद्योगिक ईंधन के रूप में हो रहा था, परंतु अब इसका स्थान कोयले और एलपीजी जैसे ईंधनों ने ले लिया। अभी भी हमारे देश के बहुत से ग्रामीण क्षेत्रों में ईंधन के रूप में लकड़ी का उपयोग हो रहा है क्योंकि आसानी से उपलब्ध और सस्ती है। परंतु लकड़ी को जलाने से बड़ी मात्रा में धुआं उत्पन्न होता है जो मनुष्य के लिए हानिकारक है और श्वसन कष्ट उत्पन्न करता है। साथ ही वृक्ष हमें बहुत सी उपयोगी वस्तुएं उपलब्ध कराते हैं जो ईंधन के रूप में लकड़ी का उपयोग करने पर हमें प्राप्त नहीं हो पाती। इसके अतिरिक्त वृक्षों की कटाई वनोन्मूलन का कारण बनती है जो पर्यावरण के लिए हानिप्रद है। ठीक ना। और हम लोग देखते हैं अधिकांश ईंधनों के दहन से पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। वायु में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की अधिक मात्रा संभवतः विश्व उष्णन यानी ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनती है। इम्पोर्टेंट पॉइंट एक है, पृथ्वी के वातावरण के तापमान में वृद्धि विश्व उष्णन कहलाती है। पृथ्वी के वातावरण के तापमान में वृद्धि विश्व उष्णन कहलाती है। अन्य बातों के साथ साथ इससे हिमनद पिघलने लगते हैं जिससे समुद्र में जल स्तर बढ़ जाता है और तटीय क्षेत्र बाढ़ग्रस्त हो जाते हैं। ऐसा भी संभव है कि निचले स्तर वाले तटीय क्षेत्र स्थायी रूप से जलमग्न हो जाएं। नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें हम लोग वर्षा के बारे में पढ़ेंगे। तो कोयले और डीजल के दहन से सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है। फिर से, कोयले और डीजल के दहन से सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है। यह अत्यंत दमघोंटू और संक्षारक गैस होती है। इसके अतिरिक्त पेट्रोल इंजन नाइट्रोजन के गैसीय ऑक्साइड छोड़ते हैं। सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड
सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड वर्षा जल में घुल जाते हैं तथा अम्ल बनाते हैं। ऐसी वर्षा अम्ल वर्षा कहलाती है, जो फसलों, भवनों और मृदा के लिए बहुत हानिकारक होती है। मोटर वाहनों में ईंधन के रूप में डीजल और पेट्रोल का स्थान अब सीएनजी ले रही है, क्योंकि सीएनजी सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइडों का उत्पादन अल्प मात्रा में करती है। सीएनजी एक अधिक स्वच्छ ईंधन होती है। ठीक ना। आपने क्या सीखा, आप लोग स्वयं से इसको पढ़ेंगे, समझेंगे, जानेंगे, और जो ना समझ में आएगा वो आप लोग कमेंट के माध्यम से पूछेंगे। देखिए, एनसीईआरटी में भी कुछ चैप्टर रहते होते हैं कि जिसमें सिर्फ पढ़ना है और उसको समझना है। उसमें बहुत अधिक फिगर बना के समझाना, बताना संभव नहीं है। जैसे इन सभी चैप्टर में केवल आप पढ़ करके उसको याद कर सकते हैं। इसमें समझाने जैसा कुछ है ही नहीं जिससे आपको कुछ समझाया जाए। ठीक ना। मतलब फिगर बना के उसको डिटेल में बताना, समझाना, ये सब संभव नहीं है। तो कुछ चैप्टर ऐसे हैं कि जिनमें फिगर वगैरह बना के, डायग्राम बना के हम समझा सकते हैं, बता सकते हैं, लेकिन इन सारे चैप्टर में ऐसा संभव नहीं है। तो जिन चैप्टर में ऐसा संभव है, उन चैप्टर में आपको पूरी तरीके से पढ़ाया जाता है, और जिन चैप्टर्स में ऐसा संभव अब आपकी ये जो नेक्स्ट क्लास है पौधे एवं जंतुओं का संरक्षण, तो ये भी ऐसा एक चैप्टर है जहाँ पर आपको डायग्राम, फिगर वगैरह बना के नहीं पढ़ाया जा सकता। सिर्फ उसको पढ़ना है और पढ़ करके समझना है। ठीक ना। पौधे एवं जंतुओं का संरक्षण, इस चैप्टर को हम लोग कवर करेंगे कल। आज की इस क्लास में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, क्योंकि कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो सिर्फ पढ़ने वाले ही हैं, और कुछ चैप्टर ऐसे हैं जिनमें फिगर बना के समझाने वाले हैं। तो जहाँ जिस प्रकार की आवश्यकता होती है वहाँ उस प्रकार से आपको पढ़ाया जाता है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ, जिसका नाम है पौधे एवं जंतुओं का संरक्षण। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे।